दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका तोमर सर की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने यूपीएससी प्री 2019 सीसेट के पेपर जो थे उसके मैथ्स के क्वेश्चन अलग लेकर उसका सॉल्यूशन किया। इस वीडियो में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमने निकाले हैं पेपर में से, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे ताकि आने वाली जो कोई एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको इसका बहुत सारा ढेर सारा उपयोग आप कर सके और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो प्रयास ये रहेगा कि वीडियो के अंदर हम डिटेल में सॉल्यूशन सीखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे स्पीड में इसके आंसर तक हम जा सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधी शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है उसके अंदर हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चन सीसेट 2019 में पूछे गए उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में ही आप सबको बेस्ट ऑफ लक आने वाली एग्ज़ाम के लिए जो 4 अक्टूबर को होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है कैलेंडर का है। क्या प्रश्न है? सबसे पहले प्रश्न ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पूछा गया है। एक्स कोई व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को और दूसरे का 5वें नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को, बृहस्पति मतलब थर्सडे को हुआ है। तो उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है? तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। मतलब उसका जन्मदिन 20 दिसंबर को है, तो वो दिन को कौन सा वार होगा? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कौन सा होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको रिलेट कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं। ये अप्रैल वाले एक बच्चे से रिलेट कर सकते हैं या तो फिर ये नवंबर वाले से रिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी मंथ में 5, यहाँ लिखा है 5 बृहस्पतिवार मतलब 5 थर्सडे, वो कब और कैसे आ सकते हैं पहले वो समझना जरूरी है। तो हम नवंबर वाले से रिलेट करेंगे इसलिए क्योंकि हमें दिसंबर का पूछा गया, ये ज्यादा नजदीक है। सबसे पहले ये समझिए कि 5 नवंबर के अंदर 5 थर्सडे, 5 बृहस्पतिवार कब आ सकते हैं। सबसे पहले तो सोचो कि पहली तारीख को, नवंबर की पहली तारीख को बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, थर्सडे है ना, थर्सडे देखो यहां लिखा है बराबर। तो 5 थर्सडे कब आएंगे? सोचो 5 थर्सडे, सपोज पहली तारीख को थर्सडे है तो और 7 दिन के बाद मतलब 8 तारीख को थर्सडे होगा और 7 दिन के बाद मतलब 15, 22, 29 को थर्सडे होगा और 30 को फ्राइडे होगा। अगर पहली को थर्सडे है तो, अगर पहली को वेडनेसडे है तो 8, 15, 22, 29 को वेडनेसडे होगा और 30 को थर्सडे होगा, जो कि 5वां थर्सडे होगा। जो परीक्षा में
रकम के अंदर दिया गया है। बाकी कोई भी कंडीशन आप ले ले, 5 थर्सडे होंगे नहीं, ये दोनों कंडीशन है हमारे पास जिसके अंदर हमें 5 थर्सडे मिलेंगे। और नवंबर है इसलिए 30 डेज होंगे, 31 नहीं होंगे, 30 डेज होंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन है, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। हमें ढूंढना है 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। सपोज 30 को फ्राइडे है, सोचो 30 को फ्राइडे है, ये नवंबर है, तो हमें क्या चाहिए, दिसंबर के 20 दिन। तो जितने भी दिन हम आगे जाएंगे उसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 2 14, तो यहाँ 6, तो 6 दिन यहाँ पे प्लस करने हैं फ्राइडे में। कितने दिन प्लस करने हैं, 6 दिन। तो फ्राइडे प्लस 6 करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका जवाब आएगा थर्सडे। अगर हम ये कंडीशन में जाते हैं, यहाँ पे प्लस 20 डेज करते हैं, 20 मतलब ये रिमाइंडर कितनी हुई, 6, जितनी भी रिमाइंडर है उतने डेज प्लस करने हैं। तो थर्सडे प्लस यहाँ पर अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ पर जवाब आता है वेडनेसडे। मतलब यहाँ पर दो जवाब हो सकते हैं, या तो वेडनेसडे भी हो सकता है या फिर थर्सडे भी हो सकता है। ऑप्शन के अंदर कौन से दिन है वो देख लेंगे। थर्सडे है, वेडनेसडे नहीं है, देखिए तो यहाँ पर थर्सडे है, वो हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म का है। कैसे सॉल्व करना है एक बार समझाता हूँ। एक कथन दिया गया है, उसके ऊपर से निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ कथन है वो हिंदी में दिए गए हैं, देखिए, और आगे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट सम रैट, यहाँ पे लिखा है सम रैट आर कैट। इसका मतलब है कुछ चूहे बिल्लियां है। ठीक है, तो सम रैट आर कैट, उसका हम डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सम का डायग्राम ऐसा होता है, दोनों कनेक्टेड। तो सम रैट्स, तो यहां लिखूंगा रैट्स, आर कैट्स, तो ये हो गया कैट्स। ये राउंड है, ये सर्कल है वो कैट का है, ये है रैट का। सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज काउ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डॉग इज काउ। इसका मतलब है कोई भी डॉग काउ को टच नहीं करेगा। मतलब डॉग और काउ उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। पर ये काउ का रिलेशन ये कैट के साथ हो सकता है, और ये काउ का रिलेशन रैट के साथ भी हो सकता है। कब, जब हम एडवांस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब। और दूसरी चीज, ये सिलोजिज्म में पढ़ना जरूरी है कि हम एडवांस डायग्राम तरफ कब जाएंगे, जब हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन में दिया गया हो कि इज इट पॉसिबल, और नो कंडीशन जब दी गई हो तभी हम चेक करेंगे। बाकी हम जो सिंपल डायग्राम है उस पे से ही आंसर देंगे। चलिए, तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। नो काउ इज अ कैट, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि काउ और कैट नो, मतलब कोई भी काउ कैट नहीं हो सकती। तो भाई मैंने पहले ही बोला कि काउ डॉग के साथ नहीं रिलेशन कर सकती, पर इन दोनों के साथ वो रिलेशन कर सकती है। मतलब काउ है वो कैट भी हो सकती है और काउ रैट भी हो सकती है। तो नो काउ इज कैट, तो ये रॉन्ग है। सेकंड, नो डॉग इज रैट, कोई डॉग रैट नहीं होगा। अब देखिए ये डॉग कैट के साथ तो यहां पर राउंड बनाता है, पर कहीं भी अगर हम एडवांस डायग्राम लेंगे तो ये डॉग है वो यहां भी हो सकता है, और ये डॉग है वो यहां भी हो सकता है। बराबर, कहीं पे भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा गया कि डॉग और रैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। मतलब नो डॉग इज रैट, ये भी गलत है। डॉग और रैट एक दूसरे को मिल सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, सम कैट्स आर रैट, कुछ कैट है वो रैट होंगी। ये तो यहां दिख रहा है, कैट और रैट का कुछ भाग है वो मिल रहा है। तो सम कैट्स आर रैट्स, तो ये सही है। तो ये दो गलत है, ये एक कंक्लूजन सही है। तो ओनली 3 इज ट्रू, वो आंसर आना चाहिए। देखिए यहां पर ओनली 3, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट ही ट्रू है,
बाकी के दो फॉलो करते नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, चार समांतर रेखाओं के एक समुच्चय, चार समांतर रेखा के एक समुच्चय जो कि चार समांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय के प्रतिच्छेदी है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुज कितने होंगे, उसकी संख्या यहां पर पूछी गई। सबसे पहले क्या है यह चतुर्भुज? देखिए दिस इज वन काइंड ऑफ चतुर्भुज, ऐसा कुछ होता है, बराबर, वन टाइप ऑफ चतुष्कोण भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे कितने चतुर्भुज यहां बनने वाले हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। चार इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे है? तो क्या चार लाइन ऐसे दी गई है और चार लाइन उसके ऐसे दी गई है, तो यहां पे कितने चतुर्भुज बनेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। समझिए, ये एक चतुर्भुज। उससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखिए ये हम क्लास 3 में कई बार बच्चों को सिखाते हैं और पूछा भी जाता है कि भाई इसके अंदर कितने स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उसके अंदर कितने स्क्वायर है। कोई जवाब दे सकता है? अगर जवाब आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए मैं सिखाता हूं, ये 3/3 का स्क्वायर है, तो इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट आंसर मिल सकता है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये उसका आंसर है। 3/3 का स्क्वायर है, इसलिए 4/4 का होता तो यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा होता। 5/5 का होता तो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 1, उसका समेशन करना होता है। तो इसमें कितने स्क्वायर है, 9 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 14 स्क्वायर है। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें कितने रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं, बराबर, कितने रेक्टेंगुलर है। अगर ये हमें जानना है, गुजराती में उसको लंबचौरस बोलते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगुलर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जिसका इक्वेशन होता है एरिया का L इंटू बी, बराबर। तो कितने रेक्टेंगुलर इसमें है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, आपको बिलीव भी नहीं होगा उसमें कितने रेक्टेंगुलर है। इसका आंसर हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखना हो तो देखो, सबसे पहले तो एक चौरस है, वो भी एक रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। तो ये भी एक 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो 14 के 14 जो स्क्वायर है वो तो उसमें इंक्लूड होंगे ही। प्लस अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर हुआ, ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, अलग अलग हुए, देखो 2 वाले 3 वाले, तो ऐसे भी बहुत सारे रेक्टेंगुलर ऐड होंगे। तो इसका आंसर अगर आपको शॉर्ट में देना है तो ऐसे दे सकते हैं, कितने रेक्टेंगुलर है। देखिए ऐसे दे सकते हैं, लाइन में 1 2 3 लिखिए, ऐसे 1 2 3 ये से लिखिए 1 2 3, इतना लिख दिया। अब इसका सम कीजिए, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6, यहां पर जो सम मिला, यहां पर जो सम मिला उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 6 36, ये आपका राइट आंसर है। सबसे पहले तो ये सीखना जरूरी है। इसमें कितने रेक्टेंगुलर है, 36, कितने हैं 36। अब आपको ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई ये स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगुलर कितने हैं, उसका क्या रिलेशन है। देखिए ये क्वेश्चन भी अल्टीमेटली वही है, समझिए। अगर 4 लाइन पैरेलल है और उसको दूसरी 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो कितने समांतर चतुर्भुज कितने बनेंगे। तो मैं बताता हूं आपको, ये एक चतुर्भुज हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये, बराबर। इन शॉर्ट वन टाइप ऑफ
डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा सेम नहीं है, देखो तो यही है, ये एक चतुर्भुज है सिंगल, ये एक चतुर्भुज है सिंगल, फिर ये दोनों मिलाकर भी एक चतुर्भुज बनेंगे, ये तीनों मिलाकर भी एक चतुर्भुज बनेंगे। इन शॉर्ट जो मैंने रेक्टेंगुलर वाला बोला था वो यहाँ अप्लाई होगा। तो ये कितने बाय कितने का है, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो मैंने जो बोला था 1 2 3, इसका सम कीजिए तो ये 6 होगा, इसका सम कीजिए 6 होगा, 6 × 6 तो ये इक्वेशन होगा 36। ये 10 सेकंड्स का एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग से इसलिए देर लगी, बाकी ये 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक आंसर क्या होगा, कितनी पैरेलल लाइंस, कितने रेक्टेंगुलर इसमें बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 36 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 5 मंजिला इमारत को 1 से 5 तल है, अलग अलग 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 5, 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल करा गया है, 4 डिफरेंट कलर है, 4 याद रखिए, फ्लोर कितने हैं 5, डिफरेंट कलर कितने हैं 4, मतलब 2 फ्लोर ऐसे होंगे जिसमें रिपीट होने की संभावना है क्योंकि 4 ही अलग कलर है। चलिए एक ही रंग का इस्तेमाल, एक तल के रंगने में सिर्फ एक रंग का इस्तेमाल किया गया है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या क्या कथन है देखिए, पहला, बीच के 3 तल को भिन्न रंग में रंगा गया है। सबसे पहले तो 5 फ्लोर होंगे, सपोज ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसा कह रहे हैं बीच के 3 मतलब ये, इनका कलर है वो अलग भिन्न है, डिफरेंट है, बराबर। चलिए तो इन 3 का डिफरेंट है मतलब किसी एक का सेम होगा, किसी भी एक का हो सकता है। चलो दूसरा कथन क्या है, दूसरे और चौथे तलों की भिन्न रंगों में, दूसरे और चौथे को भिन्न में रंगा गया है, मतलब सेकंड और फोर्थ उनका भी कलर डिफरेंट है, ठीक है। और तीसरा कहा गया है पहले और 5वें तलों को लाल रंग में, देखो सेम वाला मिल गया हमें, इसमें क्या कहा गया है, पहले और 5वें को लाल रंग में रंगा है, मतलब इसका भी रेड है और इसका भी रेड है। अब सोचो हमारे पास टोटल 4 कलर थे, उसमें से एक तो रेड है, तो बाकी 3 बचे, वो 3 यहाँ आ जाएंगे, तो तीनों डिफरेंट कलर ही होंगे क्योंकि एक में एक ही रंग है, ठीक है। तो ये पहला और 5वां रेड होगा और दूसरा तीसरा चौथा वो कुछ अलग अलग रंग के पर 3 रंग होंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 4 रंग है। चलिए तो अब ये 3 कथन हमें कहा है, 3 कथन है हमारे पास, 3 स्टेटमेंट है। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें कहा गया है पहला और 5वां दोनों सेम रंग है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही हुआ कि बीच में जो 3 है उसका रंग अलग होगा, बराबर। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ओनली फुलफिल करता है पूरे फर्स्ट और सेकंड को। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो आएगा ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट, क्योंकि स्टेटमेंट 3 से आप बाकी के पहले 2 जो स्टेटमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा। भाई पहला और 5वां अलग अलग कलर का, सेम कलर का है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बीच के 3 है वो डिफरेंट कलर के होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 कलर का हमें यूज करना है। तो वो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपको पढ़ना है। पी क्यू आर 3 अलग अलग नगर है, पी क्यू के बीच की दूरी 60 है, पी और आर के बीच की दूरी 80 है, क्यू पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है, तो क्यू और आर के बीच की दूरी बताइए। सबसे पहले कौन सी साइड है वो देख लेते हैं। क्यू पी के पश्चिम में है, यहाँ पी है तो उसके पश्चिम में, सपोज यहाँ क्यू लेते हैं, तो पी यहाँ है तो उसके पश्चिम में क्यू है, मतलब ऐसा हुआ। और दूसरा क्या है, आर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में नीचे,
यहाँ पर r है, बराबर। डिफरेंस भी दिया गया है, p और q के बीच की दूरी ये 60 है, ये 80 है, तो ये पूछा है, बराबर। पाइथागोरस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इस पे से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। ये 80 और ये 60, ये तो हम क्लास 3 के बच्चों को रटने के लिए बोल देते हैं कि भाई दो बाजू 3 और 4 है तो उसका कर्ण वो क्या होगा, वो 5 होगा। तो ऐसे 80 और 60, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली 100। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हैं। ये 80 का स्क्वायर होगा 6400, ये 60 का स्क्वायर होगा 3600, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000। तो ये हुआ QR स्क्वायर। तो QR है वो उसका रूट लेंगे मतलब 100 होगा, बराबर। पर ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 80 और 60 होगा तो उसका जो कर्ण बनेगा वो 100 का ही बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 100, यहाँ पर है देखिए 100 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, x क्या है, अनुक्रम कुछ लाइन में दिया गया है, x क्या होगा ऐसा कुछ पूछा गया है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस कैलकुलेट करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का। यहाँ पर देखिए तो 5 का है, यहाँ पर देखिए तो 7 का है, यहाँ पर देखिए तो 11 का है, 9 का नहीं है, बराबर। तो ये 3, 5, 7, 11, 9 थी, 9 यहाँ आना चाहिए पर 11 आया है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर से, ध्यान से देखिए 3, 5, 7, 11, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 13 है ऑलरेडी, बराबर। तो उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, तो उसके बाद आता है 15, पर 15 है वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको डिवाइड हम कर सकते हैं 3 से और 5 से भी। तो 15 के बाद आएगा 17, तो यहाँ आएगा 17। तो 93 में से 17 माइनस करो तो कितना जवाब आएगा, 76। तो यहाँ आपका आंसर है 76, जो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन में, ऑप्शन सी 76 आपका राइट आंसर है। ये प्राइम नंबर से और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये घड़ी वाला प्रश्न है कि भाई एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। ये घड़ी वाला प्रश्न है मित्रों, मैं ये क्वेश्चन है वो आपको लास्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा टाइम इसमें लूंगा इसलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, 4, 16, 36, 64। ध्यान से देखिए, ये 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ देखिए ये 14 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। 14, 2 माइनस 12, 2 माइनस 10, तो 2 माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 64 है। तो यहाँ x के बदले क्या आएगा, 64, ठीक है। इवन ऑड सीरीज दी गई है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई एक पुस्तक में प्रारंभ 1 से कर पृष्ठ संख्या डाला जाता है और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लिया जाता है। इतने डिजिट यूज होते हैं, इतने पेजेस नहीं है, इतने डिजिट यूज होते हैं। सपोज आप लिखते हो 100, तो इसमें 3 डिजिट अलग अलग यूज हुए। सपोज आप लिखते हो 52, तो इसमें 2 डिजिट यूज हुए, ठीक है। तो इसमें कहा गया 3089 डिजिट यूज हुए, तो बुक में पेज कितने होंगे, ये क्वेश्चन समझिए। बुक में पेज कितने होंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पेज लिखता हूं 1 to 99। ओके, पहले तो मैं लिखता हूं 1 to 9। सपोज ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, सिंगल है, तो 9 into 1 इज इक्वल टू 9। अब जो 10 से चालू होगा तो 99 तक, मतलब 90 नंबर्स होंगे, 90 नंबर्स, और ईच नंबर, हर एक नंबर में 2 डिजिट है। ये 2 डिजिट वाली संख्या है सारी के सारी, तो उसमें डिजिट कितने होंगे, 180। मतलब ये 9 हुए, ये एक 80 हुए।
आगे चलते हैं। 100 से लेके 3 डिजिट वाली संख्या 999, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ये है 999। तो इसमें कितने नंबर होंगे? तो इसमें नंबर होंगे 900, क्योंकि 999 से मैं ये 99 निकाल दो तो 900, और 3 डिजिट वाली संख्या है, मतलब 2700 डिजिट हुए। तो टोटल डिजिट कितने हुए अभी तक, यहां तक कितने हुए गिने? 2700, 2800 और 80 और 9, 2889। हमें करने कितने हैं? 3089। हमें करने कितने हैं? 3089। हुए कितने हैं? 2889। निकाल दो, कितने बचे? अब हमें 200 डिजिट निकालने हैं। 999 पेज तक हम आ चुके हैं। अब जो मैं पेज लूंगा वो होगा 1000। उसमें कितने डिजिट होंगे? 4। अब सारी संख्या आएगी, उसके बाद आएगी 1001। इसमें कितने डिजिट होंगे? 4। अब सारी संख्या आएंगी, वो कितने डिजिट वाली आएंगी? 4 डिजिट वाले। हमें और कितने डिजिट बाकी है? 200। सारी संख्या आएगी, सारी नंबर्स आएंगे, वो 4 डिजिट वाले आएंगे। डिवाइड करो सीधा 50, बराबर। तो 999 के आगे हमें कितने डिजिट तक, कितने नंबर्स तक जाना है? 50 नंबर तक जाना है। तो हड़बड़ी में स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे? 1050। अरे भाई 1000 भी तो गिनो, 1000 भी तो गिनना पड़ेगा ना। तो 1000, फिर आगे जाओगे तो 1001। तो ऐसे 50 डिजिट लोगे, 50 नंबर्स लोगे, तो उसका जवाब आएगा 1049। इसमें 4 डिजिट, फिर 1001, उसमें 4 डिजिट, ऐसे मिला के हमें 50 संख्या लेनी है। 1000 भी हम इंक्लूड करेंगे, तो इसके लिए 50 संख्या लेनी है। तो 50 तक नहीं, -1 यानी कि 49 तक हम जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1049। तो ये बुक के अंदर कितने पेज होंगे? 1049 पेजेस होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आपके सामने होता है, आपको क्या करना है? सिर्फ इसको लिखना है, ऑप्शन को यहाँ रख के देखना है, आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा। देखिए मैं समझाता हूं। सपोज यहां मैं लिखता हूं, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं अप्लाई करने का प्रयास करता हूं, ABBA। तो यहां लिखता हूं ABBA। अब इसको ध्यान से रीड करिए, कोई मीनिंगफुल पैटर्न बन रही है? CAA, CAA, BAA, CAB। कुछ मीनिंगफुल पैटर्न नहीं बन रही होगी तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे टोटल डिजिट काउंट कीजिए, कितने? 1 2 3, सॉरी अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मतलब 5 के गैप पे भी आप करो तो ये 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 1 5। समझो, अगर मैं ये सेकंड ऑप्शन रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं सेकंड ऑप्शन रख रहा हूं CBB वाला, ठीक है। तो यहां रखता हूं, देखो CBB और 5 के ग्रुप में मैं उसको डिवाइड करता हूं। ध्यान से देखिए, CCACC, AABAA, BBCBB, पैटर्न दिख रही है। CCACC, AABAA, BBCBB, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सिर्फ पुट करोगे अल्फाबेट तो ही आपको ऑप्शन में से ही पता चल जाएगा कि कौन सा जो है मीनिंगफुल आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ए और बी क्या है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व की दिशा में 20 मीटर जाता है, साथ के साथ हम ड्रॉ भी करते जाते हैं। ए कहीं पे यहां से प्रारंभ कर रहा है, सपोज यहां से पूर्व मतलब ये साइड 20 जाता है, 20 गया। चलो बाद में क्या हुआ, जहां उसका मित्र बी उसे मिला वो दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ गए, मतलब और 10 मीटर साथ गए, यहां तक पहुंचे, ये 10 मीटर है, ठीक है। चलिए वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर गए, तब ए बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मतलब ये साइड मुड़ा, ए
बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है। तो ए ये साइड मुड़ा, ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया, और वो क्रमशः 2 और 8 मीटर चले, मतलब क्रमशः मतलब ए 2 चला और बी 8 चला। तो मोड़ के चला देते हैं, ये इतना चला, ये 2 है और ये नीचे चला वो 8 है। ये बी ये साइड जा रहा है, ए ये साइड जा रहा है, ठीक है, ये बी ये साइड जा रहा है। चलिए आगे, उसके बाद फिर बी बाईं ओर मुड़ के 4 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, तो ये इससे बाईं मोड़ ये साइड 4 मीटर चला, कौन, बी। उसके बाद और चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चला, दाहिनी ओर राइट साइड 5 मीटर चला और यहां पर पहुंचा, ठीक है। क्या है, 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पर पहुंच गया, ये अपने कार्यालय पर पहुंच गया, कौन, बी। ये बी का ऑफिस है, बी का ऑफिस है यहां पर, ठीक है। अब ए का क्या हुआ, ए दाहिनी ओर मुड़ा और 12 मीटर चलकर वो भी अपने कार्यालय पर पहुंच गया। दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब राइट साइड कितना चला, 12 मीटर चला, तो यहां से राइट 12 मीटर, तो यहां ए का ऑफिस है। तो क्वेश्चन क्या है, दोनों ऑफिस पर पहुंच गए, दोनों का कार्यालयों के बीच न्यूनतम अंतर कितना है, ये ऑफिस और ये ऑफिस के बीच में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ये कर्ण वाला ही प्रश्न है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, हम इसको पाइथागोरस के मुताबिक अगर अरेंज करने जाए तो इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है। अब सोचिए, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, पूरा 12 है उसमें से ये 4 निकाल दीजिए तो ये भाग 8 हो गया, इतना जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हमें मिल गया। अब ये हमें ढूंढना है, तो ये कितना होगा, तो ये 8 है और ये 2 है, मतलब ये पूरा 10 है इतना, और ये नीचे 5 है, तो ये 10 और ये 5, मतलब टोटल हो गया कितना, 15। तो ये हुआ 15, ये हुआ 8, ये कर्ण है, हम सब जानते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ये त्रिपुटी हमें याद होनी चाहिए। मुझे तो याद है कि 15 और 8 तो यहाँ 17 ही आएगा, पर अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा चेक कर सकते हो। AB स्क्वायर, इसको A लीजिए, ये B लीजिए, ये C लीजिए, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब 64 और BC स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर 225। तो इसका सम करोगे तो 5 4 9, 6 और 2 8, 289, जो के स्क्वायर है 17 का, तो AC इज इक्वल टू 17, ये आंसर आ गया। तो यही पूछा गया है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 मीटर, ये राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 कथन है S1 S2 और उसके बाद प्रश्न कुछ दिया गया है कि भाई P इंटू क्यू, पी क्यू मतलब P इंटू क्यू विषम अपूर्णांक है या नहीं, बराबर, सॉरी विषम पूर्णांक है या नहीं। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट के ऊपर से आप इसका आंसर दे सकते हैं। P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो P इंटू क्यू, अगर दो, सपोज समझो P और Q 5 और 3 है, तो दोनों ऑड नंबर्स है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी ऑड ही होगा, ठीक है। पर एक इवन और एक ऑड लीजिए तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन इवन होगा। तो ये है, इसके ऊपर से हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा, P प्लस क्यू विषम पूर्णांक है, P प्लस क्यू विषम पूर्णांक है मतलब इवन नंबर है, ठीक है। एक बार टैली कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है। P प्लस क्यू इज ऑड इंटीजर, तो कौन सी दो संख्या का जो सम है वो ऑड आता है, समझिए। सपोज मैं दोनों ऑड नंबर लेता हूं तो इसका सम हमेशा 8 मतलब इवन रहेगा। दो ऑड नंबर्स का सम
क्या रहेगा, इवन रहेगा। अगर दो इवन होंगी 8 + 4 तो भी इवन ही रहेगा, 8 + 4 तो भी क्या रहेगा, इवन रहेगा। ऑड कब होगा, जब एक इवन और एक ऑड होगी। समझो एक 5 है और एक 6 है तो इसका समेशन इवन रहेगा। देखिए ये ऑड है, ये इवन है। तो किसी भी दो संख्या का सम, सरवाला, ऑड कब होगा, जब एक संख्या ऑड होगी और एक संख्या इवन होगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है। अब S1 है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से हम आंसर दे सकते नहीं है, क्योंकि दोनों अविभाज्य संख्या है। तो ये P × Q कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बोला, क्योंकि 2 भी है अंदर, 3 भी है, 5 भी है। तो ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 × 2 तो 6 हुआ, पर ये दोनों का करोगे तो 15 हुआ। तो यहाँ पे जवाब इवन आ रहा है, यहाँ पर जवाब ऑड आ रहा है, 15 मतलब ऑड आ रहा है, यहाँ पर जवाब इवन आ रहा है। तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, पर 2 के यूज से, 2 की मदद से हम इसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस वर्ष का कैलेंडर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूं। कभी भी ऐसा पूछा जाए कि समान कैलेंडर वर्ष बाद में कब आएगा, तो इतना सा याद रखिएगा, अगर कोई लीप ईयर है मतलब उसकी रिमाइंडर शेष 0 होगी। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेष 0 होगी, तो सीधा +28 करना है। अगर 1 है, 2 है या 3 है तो +6 +11 +11 करना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है, देखिए 2009 को 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितनी बचेगी, शेष नीचे कितनी बचेगी, 1। तो मैंने ये लिखा है कि अगर शेष 1 बचती है तो तुम्हें +6 करना है और कुछ नहीं करना है। 9 और 6 15, 2015 आंसर आएगा भाई इसमें। समझ में आ रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2020 जैसा समान वर्ष अभी कब आएगा, तो 2020 है वो लीप ईयर है, मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर रहेगा, 0 शेष रहेगी। अगर 0 शेष रही +28 कीजिए, तो यहाँ +28 करोगे तो 2048। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2021 उसके जैसा समान वर्ष कब आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बढ़ेगी, तो 1 तो +6 करो, तो यहाँ पर 21 और 6 2027। ठीक है, ये याद रखना है। अगर 0 रिमाइंडर है तो 28 प्लस करने हैं, अगर 1 2 3 रिमाइंडर है तो 6 11 11 प्लस करने हैं। बस इतना शॉर्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संख्या 136 को 5b 7 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 है, जहां a और b पूर्णांक संख्या है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थ 3 से विभाज्य है। 7a3 है वो 3 से विभाज्य है, तो b का एकमात्र संभव मान क्या है। सबसे पहले तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, सपोज ये है 25, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर मैं ऐसा बोलूं कि 2552 उसको कर सकते हैं, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा। तो कि सब सारे डिजिट का सम करो, अगर उसको 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड कर पाएंगे। इसका सम कीजिए, 2 और 5 7, 7 और 5 12 और 2 14, 14 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए सपोज 81, हम जानते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो चेक भी कर लीजिए। 8 + 1 9, तो 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर क्या लिखा है, 136 + 5b 7, 136 + 5b 7 इज इक्वल टू व्हाट, 7a3। 7a3 समझिए। सबसे पहले तो 6 और 7 13 का 3 ऊपर आएगा 1, 3 और 1 4।
अब समझिए यहाँ 5 और 1 6 होना चाहिए, पर यहाँ 7 है, मतलब यहाँ 1 आएगा, मतलब ये जो इसका जो टोटल होगा वो 10 से ज्यादा होगा। वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 10, तो ही यहाँ पर 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 1 4 है, तो b की वैल्यू कौन सी होगी? तो 6 होगी सपोज, तो 6 और 4 10 हुए। b की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो b की संभवित जो वैल्यूज है, b की जो वैल्यूज है वो कौन सी 6 7 8 और 9। और a की बात करते हैं। सबसे पहले a कोई ऐसी संख्या है कि जिसको रखने पर ये पूरा जो नंबर है 7a3 वो 3 से डिवाइडेड होगा। तो 3 से डिवाइडेड कब होगा? इसका टोटल होना चाहिए 3 के मल्टीपल में। 7 और 3 ये तो 10 है, तो इसको मैं अगर 2 रख दूं, a को अगर मैं 2 रख दूं तो 7 और 2 9 और 3 12, तो 3 से डिविजिबल है। तो a 2 हो सकता है, वैसे ही a 5 भी हो सकता है और a 8 भी हो सकता है। तो a के 3 ऑप्शन ये है, b के 4 ऑप्शन ये है। अब समझिए, सपोज मैं यहां, अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। 136 प्लस 5 b के बदले, ठीक है, और 7 यहां 3। सपोज यहां b है ही, यहां a है। सपोज b के बदले मैं रखता हूं 6, तो 6 और 7 3, यहाँ 1 है, तो 6 और 4 10, तो यहाँ a की वैल्यू आएगी 0। 10 आएंगे तो यहाँ 0 लेंगे और 1 यहाँ रखेंगे, पर a की वैल्यू यहाँ पर 0 है नहीं है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। यहाँ 6 के बदले मैं 7 रखता हूँ, तो 7 और 4 11, 11 का 1 और यहाँ 1, तो a की वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं है। यहां मैं रखता हूं, यहां मैं 8 रखता हूं, तो 8 और 3 11 और 1 12, मतलब यहां पर 2 होंगे। तो 2 यहां पॉसिबल वैल्यू है, इसलिए मैं b की जगह पर क्या रख पाऊंगा? 8 ही रख पाऊंगा। तो ये उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि b से आगे b समेत अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षर लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाए। सबसे पहले ये क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा कहना चाहते हैं, अगर हम b से स्टार्ट करते हैं तो b को स्मॉल में लिखा जाए, तो उसके बाद तो c आएगा, तो वो कैपिटल में लिखना है, फिर d तो वो स्मॉल में, e कैपिटल में, f स्मॉल में, g कैपिटल में, h स्मॉल में, इस तरीके से लिखना है। ये सेकंड अक्षर है, सेकंड, ये फोर्थ, ये सिक्स्थ, मतलब जो इवन नंबर पे है, जो ABCD में a को अगर आप 1 लेते हैं और z को 26 लेते हैं, तो जो इवन रहेंगे वो स्मॉल होंगे, इवन रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे, और जो ऑड रहेंगे वो कैपिटल रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाए? अब ऑप्शन देखिए इसके, जुलाई 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 जुलाई, यूज किसका हुआ है? JULY, JULY। सबसे पहले मैं y से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये 25th का लेटर है। 25th मतलब ऑड नंबर, और ऑड नंबर का मुझे पता है वो कैपिटल में ही रहेगा, तो y है वो कैपिटल होगा। फिर मैं j की बात करता हूं, तो j है वो j के, तो j है वो 10वां है, 10वां मतलब इवन, मतलब वो स्मॉल रहेगा, तो j है वो कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। फिर अब सबसे पहले तो j स्मॉल और y कैपिटल, ऐसे कितने ऑप्शन है? तो j यहां पर देखिए स्मॉल है, यहां पर भी है स्मॉल, यहां पर भी है स्मॉल। y कैपिटल, तो y कैपिटल तो 2 जगह पर ही है, तो ये दोनों में से एक आंसर होगा। पर यहां पर j देखिए, ये बिग है, यहां पर ही स्मॉल, तो
तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही जगह पर है, ऑप्शन डी। तो ये पूरा आंसर ऐसा होगा JULY। ठीक है, अब U और L को भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए, सुनीता एक कागज के पत्रक को 3 टुकड़ों में काटते हैं। पहले टुकड़े की लंबाई अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। अब विषम संख्या एक अंक वाली कौन सी है? तो 2 है। कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, अब अगर मैं इस 3 की औसत लेता हूं, 3 की औसत मतलब 3 का समेशन डिवाइडेड बाय 3, तो 2 और 3 5 और 5 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में नंबर आएगा। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, तो यहां पर 3 का मैं सम करूंगा और औसत निकालूंगा। तो 5 और 3 8 और 7 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो ये पहला मुझे मिल गया। फर्स्ट जो लेटर है उसकी लेंथ मिल गई, बराबर। पहले टुकड़े की लंबाई, तो पहले टुकड़े की लंबाई है 3 टुकड़े है, तो पहले टुकड़े की लंबाई है 5। अब दूसरे टुकड़े की बात करते हैं। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 बराबर है। अगर सपोज दूसरा टुकड़ा x है और तीसरा टुकड़ा y है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई मतलब x इज इक्वल टू पहले टुकड़े की लंबाई इन शॉर्ट 5 प्लस तीसरे टुकड़े की लंबाई का तीसरा भाग मतलब y/3। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़े की लंबाइयों के योग के बराबर है। तीसरे की लंबाई ये दोनों के योग के बराबर है, इज इक्वल टू y, जो तीसरा टुकड़ा है, इज इक्वल टू ये दोनों की सम मतलब x प्लस 5। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करने हैं। या तो x की वैल्यू पुट अप करके कर सकते हैं या फिर y की वैल्यू करके कर सकते हैं। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यहाँ पर रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस y के बदले हम लिखेंगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को यहाँ ले जाने के लिए सीधा 3x, ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 तेरी 15, यहाँ पर x और यहाँ पर 5। x यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2x, 15 और 5 20, तो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू क्या होगी? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो 10 प्लस 5 मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो ये पहले टुकड़े की लंबाई, ये दूसरे टुकड़े की लंबाई, ये तीसरे टुकड़े की लंबाई। क्वेश्चन क्या है? कागज का मूल पत्रक की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? तो 5 प्लस 10 प्लस 15, 15 और 10 25 और 5 30 आंसर होगा भाई। टोटल लंबाई कितनी हुई? 30। ऑप्शन देखते हैं, यहां पर है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? 30 उसकी लंबाई रहेगी। चलिए नेक्स्ट, रकम को ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। यहां पर एक नंबर है 1,5,7, ऐसा कुछ है। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है? जिनके ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए और ठीक बाद 7 होना चाहिए। ऐसे 5 पकड़िए जिसके पहले 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, और लास्ट में जिसके 7 होना चाहिए। तो यहाँ एक 5 है जिसके पहले 3 नहीं है, ठीक है, और बाद में 7 है, तो ये एक पेयर हुई। यहाँ देखिए इसके ठीक पहले 3 है तो ये 5 नहीं लूंगा। यहाँ देखिए इसके ठीक पहले 3 है तो ये भी 5 नहीं लूंगा। 5 के आगे 3 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी तो एक ही पेयर मिली भाई। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर आर नॉट इमीडिएट। ठीक है, तो ऐसी कितनी पेयर हमें मिली? 5 वाली। तो सिर्फ एक ही पेयर मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर बहुत ही क्लियर कट और सिंपल रहेगा, 1। चलिए नेक्स्ट। चलिए, किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ABCDEFG है जिनमें 3 महिलाएं हैं। एक परिवार है जिसमें 3 महिलाएं हैं जिसका नाम अलग अलग कैरेक्टर का नाम है ABCDEF और G, जिसमें G विधवा है और D के पिता की साली और भाभी है। साली और भाभी, ये क्वेश्चन है। मैं एक माफी चाहूंगा, इसको मैं इंग्लिश में
ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा। देखिए, ए इज अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट 7 मेंबर्स ABCDEFG विद देयर 3 फीमेल्स। जी इज विडो, जी विधवा है और डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है। समझिए, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति है डी, उसके फादर है, उसका नाम है एफ, उसकी सिस्टर इन लॉ, बराबर। सपोज एफ है वो कोई पुरुष है, पुरुष की सिस्टर इन लॉ मतलब क्या, हिंदी में, वैसे तो हिंदी में डिटेल में दिया है। देखिए, सिस्टर इन लॉ मतलब साली भी हो सकती है और भाभी भी हो सकती है। अब समझिए, ये मैं 2 डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूंगा, एक में साली के तौर पर और एक में भाभी के तौर पर। इसकी साली मतलब क्या, तो इसकी कोई वाइफ रहेगी, उसकी कोई बहन होगी, वो कौन होगी, जी, ठीक है। जो विधवा है, विधवा है मतलब वो फीमेल, तो डी का फादर, उसकी पत्नी, पत्नी की बहन, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे आपको दौड़ना शायद आता हो। चलिए, तो यहाँ पर जी ऐसे दौड़ा जाएगा। यहाँ पर उसकी भाभी अगर मुझे दौड़नी है, तो सपोज एफ की शादी किसी से भी हो, उसकी भाभी मतलब भाई की पत्नी, तो उसका कोई भाई रहेगा और उसकी वो पत्नी होगी जिसका नाम होगा जी, पर उसका भाई तो डेथ होगा क्योंकि ये विधवा है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आगे देखिए, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। कौन, बी और डी, मतलब इसका कोई भाई या उसकी बहन हो सकती है, दोनों एक ही माता पिता के संतान है। कौन, बी और डी। चलिए आगे देखते हैं। ए बी की पुत्री है। ए कौन है, बी की पुत्री, मतलब इसकी कोई डॉटर है, उसका नाम है ए, इसकी कोई डॉटर है, उसका नाम है ए। चलिए, तो सी बी का रिश्ते में चचेरा ममेरा मौसेरा क्या हुआ है। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, सी इज द कजिन ऑफ बी, कजिन है भाई, सी है वो बी का कजिन है। कजिन है मतलब चाचा का लड़का है, चाचा की लड़की है, मामा का लड़का है, मामा की लड़की है। तो इसका कजिन मतलब यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है सी। मेल फीमेल वो क्लियर नहीं है। तो यहां पर पूछा गया है हु इज ई, ई कौन है यहां पर, बराबर। अब देखिए ए, यहां पर देखिए तो ए आ गया है, बी आ गया है, डी आ गया है, यहां पर सी आ जाएगा क्योंकि इसका चचेरा है या ममेरा है। तो ए बी सी डी ई एक बाकी है, तो उसको हम यहां लिख देंगे, यहां पर भी, ठीक है। हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, दोनों राइट है, ठीक है। तो ई कौन है, ऐसा एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। उसके ऑप्शन हम देखते हैं। वाइफ ऑफ एफ, पहला है वाइफ ऑफ एफ की पत्नी है ई, तो पहला तो राइट हुआ भाई, देखो यहां पर पत्नी है, यहां पर भी पत्नी है, ठीक है। दूसरा ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ए के पिता और उसकी माता मतलब ग्रैंड मदर हुई। यहां पर भी देखिए ए के पिता और उसकी माता ग्रैंड मदर हुई, तो दूसरा भी राइट है। तीसरा देखिए आंट ऑफ सी, सी की आंटी, तो भाई सी यहां है, उसकी मदर की सिस्टर या कुछ भी आंटी हुई, तो तीसरा भी मित्रों यहां पर राइट है। मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है वो कैसे है, सही है। तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर रहेगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। कौन सा सही है, तो तीनों सही है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जाए, उस घन को कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है। सबसे पहले तो एक क्यूब है जिसकी 6 सपाटी होती है, उसको रंग लगाना है, अलग अलग सपाटी को अलग अलग रंग लगाना है, पर हमारे पास 2 ही रंग है, एक सफेद है और एक काला है। अब इसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं समझिए। सबसे पहला तो मैं ये करूं, सबको मैं व्हाइट कर दूं या तो फिर सबको मैं ब्लैक कर दूं, ये तो सबसे पहला बेसिक ऑप्शन हुआ। तो इसका करने का तरीका एक है, इसको करने का तरीका एक है। फिर मैं डिवाइड करूंगा, 5 ब्लैक 1 व्हाइट करूंगा, और ऐसे ही 5 व्हाइट और 1 ब्लैक करूंगा। तो इसका भी करने का तरीका एक है, इसका भी करने का तरीका एक है, क्योंकि 5:1 है। आगे जाते हैं तो 4 ब्लैक 2 व्हाइट, आगे जाते हैं 3 ब्लैक
तो 3 वाइट, क्योंकि टोटल तो 6 ही है, 2 ब्लैक और 3 वाइट, तो इसको 4:2, तो ऐसे 2:4 भी आएगा, तो इसका करने का ऑप्शन रहेगा, इसके 2 ऑप्शन होंगे, इसके भी ऐसे ही 2 ऑप्शन होंगे और इसके भी 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने तरीके से हम ये इसको रंग पूर्ति या रंग पूर्ति कर सकते हैं। तो टोटल हमें सिर्फ इसका करना है 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 अलग अलग तरीके हैं कलर पूरने के, जिसके अंदर व्हाइट और ब्लैक का ही इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर रहेगा 10। चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डॉलर के बदले डिवाइडेड, @ मल्टीप्लर, बस तो सिर्फ लिखना है। यहां पर समझिए, सीधा लिख देते हैं 10। हैश का मतलब है, हैश का क्या मतलब है, हैश का मतलब है -5। @ का क्या मतलब है, मल्टीपल, इनटू 1। डॉलर का मतलब है डिवाइडेड बाय 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 - 5 × 1/5, 5 5 कैंसल, 10 - 1 = 9। सिंपल आंसर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। 8 अंकों की एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, तो बी का मान क्या होगा। चलिए, अभी मैंने आगे ही आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 कैसे रहेगा, तो उसका समेशन है वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब इसका हम सम करते हैं, 4 और 2 6 और 5 11 और 2 13 7 20 4 24 और 6 30 हुए। 30 हुए। एक बार फिर से, 4 और 2 6, 5 11, 2 13, 7 20, 4 24 और 6 30। तो ये क्या हो सकता है, तो 30 और 3 33, ये भी हो सकता है। 30 और 6 36, ये भी हो सकता है। 3 और 9 39, ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल में ही है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। 2 3 4 और 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 2 5 1 7 4 6 बी, ठीक है। 4 2 6 5 11 और 1 12 और 7, यहां पर गलत है दोस्तों, ये गलत है, यहां पर 2 है, देखिए ये गलत है, यहां 1 है, ठीक है। तो 4 2 6 और 5 11 और 1 12 और 7 19 और 4 23 और 6 29, मतलब इसका समेशन 29 है भाई, 29 है। तो यहां पर क्या हो सकता है, अगर मैं यहां 4 लिखूं तो 29 और 4 33, तो मल्टीपल में होगा। यहां पर 7 भी हो सकता है, 29 और 1 30, तो यहां पर 1 भी हो सकता है बी के बदले, और बस आगे नहीं हो सकता, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 तो फिर 10 हो गए, 10 नहीं हो सकते, सिंगल डिजिट में लेना है। तो 1 4 और 7, ये 3 चीज हम रख सकते हैं। ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 4 है, देखिए 1 और 7 होते तो भी हम टिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से समझिए। 6 विद्यार्थी ABCDE परीक्षा में बैठे, या तो C का या F का प्राप्तांक अधिकतम है, या तो C मैक्सिमम है या तो F मैक्सिमम है। समझिए क्या कहना चाहता है, या तो C मैक्सिमम हो सकता है या तो फिर F मैक्सिमम हो सकता है, मतलब यहां 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे देखते हैं, जब C का प्राप्तांक अधिकतम रहेगा तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होगा, जब C मैक्सिमम होगा तो E मिनिमम होगा। टोटल कितने हैं, देखिए यहाँ ABCDE और F, ABCDEF 6 है टोटल, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो बीच में 4 लोग होने चाहिए, 4 लोग होने चाहिए। और यहां देखिए, जब भी F का प्राप्तांक अधिकतम होगा तो B का न्यूनतम होगा, F मैक्सिमम होगा तब B न्यूनतम होगा। तो यहां पर भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग, तो ये 4 लोग बीच में रहेंगे। जब F मैक्सिमम होगा तो B मिनिमम होगा, C मैक्सिमम होगा तो E मिनिमम होगा। अब ध्यान से देखिए क्या है,
सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। डी का प्राप्तांक ए से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो डी का अधिकतम है किससे? ए से, और निकटतम है तो इस दोनों के बीच में कोई भी रहेगा नहीं, पहली चीज। आगे, लेकिन निकटतम प्रतिस्पर्धी है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है। ए के जो भी मार्क्स है वो बी से अधिक है, ठीक है, बी से अधिक रहेंगे ए के मार्क, ओके। आगे, सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, सी की जो भी वैल्यू है वो ए से अधिक है, मतलब ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चलिए अब देखते हैं, ये चारों का यही सीक्वेंस रहेगा, ये चार का, वो हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि f योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर है, f दूसरे स्थान पे यहां तो हो नहीं सकता, तो यही हो सकता है, तो f अगर दूसरे स्थान पर है तो b का स्थान क्या होगा? समझिए, अगर f दूसरे स्थान पर है तो c तो आ गया यहां से, तो d a b को हमें यहां सेट करना है, तो यहां d आएगा, यहां a आएगा, यहां b आएगा, तो b का क्रम कितना हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हुआ। कितना हुआ? फिफ्थ हुआ। यही पूछा गया है कि b का स्थान क्या होगा, इस किस्से में क्या होगा? फिफ्थ होगा, ठीक है। देखो, हम यही किस्से में देखना है, यहां पर नहीं देख सकते क्योंकि यहां पर f मैक्सिमम है, क्लियरली कहा गया है f को सेकंड लेना है। अगर f को सेकंड लेना है तो यही हमारे लिए राइट चॉइस रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, यदि b का प्राप्तांक न्यूनतम हो, अब b का न्यूनतम यही, b का न्यूनतम करने के लिए हमें ये केस लेना पड़ेगा। चलिए, अगर b का न्यूनतम हो तो c का स्थान क्या होगा? अगर ये केस में इन चारों को फिट करना है तो ऐसे ही फिट करना पड़ेगा, c d a और b, तो c का स्थान क्या हुआ? सेकंड हुआ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो c का स्थान क्या होगा? ऐसा ही पूछा है, तो सेकंड। चलिए नेक्स्ट, यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा है तो नीचे ने में से कौन सा सही है? ई तीसरा है, समझो यहां पर ई लास्ट है मतलब सिक्स्थ है, ई तीसरा है मतलब हमें ये कंडीशन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं फिर से निकाल देता हूं। चलिए, ई तीसरा है तो यहां चार है, 1 2 3 4, ई तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैं ई को यहां लिखता हूं तो सी तो सबसे ऊपर है, यहां डी आएगा, यहां ए आएगा, क्योंकि इसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, कुछ भी हो। चलिए, तो क्वेश्चन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीचे में से कौन सा सही है? पहला है ई गेट्स मोर देन सी, ई को ज्यादा मार्क है सी से, अरे सी को ज्यादा है, ई को कहां ज्यादा है, तो ये पहला रॉन्ग है। दूसरा, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, सी को ई से ज्यादा मार्क है, तो यहां दिख ही रहा है, तो ये है वो सही है, सी गेट्स मोर देन ई, सी को ई से ज्यादा मार्क मिले हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जो है उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और रोहन, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और सोहन। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर मैं सोहन के वेट को डबल करता हूं तो वो लेस देन होगा किसके वेट से? तो मोहन के और रोहन के, ठीक है। और दूसरा कहा गया है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, मतलब r इंटू 2 इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो वेट ऑफ मोहन और सोहन, ठीक है। तो मित्रों, यहां पर ये दो टाइप के इक्वेशन हम इस पे से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है वेट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ ग्रेटेस्ट की बात की है, चारों में देखिए, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेट, सोहन इज ग्रेटेस्ट, रोहन इज ग्रेटेस्ट, और हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो दोस्तों यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, ये हम जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन की मदद से अगर मोहन भी ग्रेटेस्ट हो सकता है और रोहन भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, ये दोनों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। तो कौन ग्रेटेस्ट है वो हम ये इक्वेशन के ऊपर से नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि कौन कम है, कौन कम है, वो दोनों स्टेटमेंट पे से आंसर देना था। तो इसके अंदर हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखो लिस्ट में सोहन था, तो इसके लिए ये आंसर जो है वेट ऑफ द सोहन इज लिस्ट, वो हम दोनों इक्वेशन के ऊपर से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 26 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के यूपीएससी में पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बाकी रखा है क्लॉक का, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे लास्ट में, मैंने आपको बोला था, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चन कोई भी थे नहीं कि हम सॉल्व ना कर पाए। और इसी वजह से मैथ्स और रीजनिंग अगर आप थोड़ा भी अच्छा कर लेते हो तो आराम से आप क्वालिफाई CSET 2 का पेपर कर जाओगे, क्योंकि 66 मार्क्स क्वालिफाइंग होते और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग मिलाकर ही 125 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें से अगर आप हार्ड क्वेश्चन निकाल भी दे तो भी ऑलमोस्ट 80-90 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था क्लॉक। देखिए, ये वॉल क्लॉक का क्वेश्चन है, इसको हम दो रीत से, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिंपल ट्राई करेंगे कि कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 कलाक में वो 10 मिनट आगे बढ़ जाती है घड़ी। अगर सपोज आज मैंने 8 बजे स्टार्ट की तो कल इसी टाइम पे 8 बजे वो 8 नहीं दिखाएगी, वो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी, 8 और 10 दिखाएगी, ठीक है। हर 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। मंडे को 8 बजे मैंने बराबर सेट करके रखी है, 8 बजे। व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, वेडनेसडे को वो शाम को 6 बजे दिखा रही है, वो घड़ी दिखा रही है, एक्चुअल टाइम नहीं है, घड़ी 6 बजे अंदर टाइम दिखा रही है। व्हाट इज द करेक्ट टाइम, समझिए। सबसे पहले अगर आपको आंसर इसका देना है स्पीड में, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 5:18, 5:24, 30 और 36, समझिए। सपोज सबसे पहले मैं इसमें 5 बजाने का सबसे पहले प्रयास करूंगा। 5 बजाने का प्रयास को क्यों करूंगा वो आप आगे देखोगे। 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे जाती है, 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे जाती है, समझिए। सपोज मंडे को 8 बजे वो सेट की है, तो ट्यूसडे को 8 बजे, एक्चुअल में ट्यूसडे को 8 बजे, पर वो घड़ी कितना दिखाएगी, 8 और 10 दिखाएगी, क्योंकि वो 10 मिनट आगे बढ़ गई होगी, 24 घंटे हुए। वेडनेसडे को 8 बजे वो 8 और 20 दिखाएगी, क्योंकि वो और 10 मिनट आगे बढ़ गई होगी, ठीक है। अब मुझे टाइम देखना है 6 PM, वो यहां बजा होगा। ऑलरेडी ये घड़ी कितने आगे है, 20 मिनट्स आगे है। ऑलरेडी वो घड़ी कितने आगे है, 20 मिनट्स आगे है। अब मुझे कितने घंटे आगे जाना होगा, 8 AM ऑन वेडनेसडे मुझे जाना है अराउंड 5 PM। 5 PM करना है तो 8 और 4 12 और दूसरे 12 से 5, मतलब 5 घंटे वो और 4 घंटे ये, 9 घंटे, 9 घंटे हुए, ठीक है। तो 9 घंटे अगर
कोई घड़ी 24 घंटे में कितनी आगे बढ़ जाती है? 10 मिनट। तो दूसरे 9 घंटे में ऑलमोस्ट 8 घंटे अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये 8 × 3 24, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.33 मतलब 4 मिनट और आगे बढ़ गई होगी, मतलब 24 मिनट्स आगे बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 24 मिनट्स आगे बढ़ गई है। 20 तो पहले थी, 10 और 10 और ये 4 24। तो भाई ओरिजिनली 6 बजे जो घड़ी आगे चल रही है, तो जो ओरिजिनल टाइम होगा उसमें हम कितना माइनस करेंगे? 24 मिनट। और ये 6 बजे में से 24 मिनट अगर आप माइनस करते हो तो आपका सीधा आंसर मिल जाएगा 5:36, जो कि हमारा राइट आंसर है, 5:36 PM। ये हम 6th सेंस से ऐसे ही कैलकुलेशन के बिना ये आंसर ला सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे बढ़ती है। ये घंटा है, ये मिनट है। सबसे पहले तो दोनों को या तो घंटे में लीजिए या मिनट में लीजिए। अगर मैं 24 घंटे को मिनट में कैलकुलेट करूंगा तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो 4 × 6 4 2 6 × 12 144 और ये 0, मतलब 1440 मिनट में वो 10 मिनट आगे चली जाती है, मतलब 1450 दिखाएगी। 1440 में वो 1450 दिखाएगी। तो अभी हमें वो क्या दिखा रही है? 6 PM, मतलब कितने घंटे हुए? ये 6 PM अगर आप चेक करोगे तो 24 24 48 और दूसरे 8, मतलब 58 आवर्स हुए। उसको आप मिनट में कैलकुलेट कीजिए इंटू 60, तो इसके ऊपर से ये आप ऐसे भी आंसर ला सकते हैं कि 1450 का 1440, तो इसकी जो मिनट है उसका कितना, तो भी आपको आंसर कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। पर मेरे हिसाब से ये जो मेथड है वो स्पीडी है, ठीक है। सीधा कैलकुलेट करना है, एक दिन चला गया तो 10 मिनट, दूसरा दिन चला गया 10 मिनट, दूसरी 10 घंटे का हमें अगर सोचना है तो 8 घंटे का कितना हुआ, तो 4 मिनट, तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल तो रहेगा, साथ में आगे आने वाली ये अटैम्प्ट, आगे भी कोई अटैम्प्ट दोगे, कोई और एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर भी मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो रहता है। तो ये सारे जो सॉल्यूशन है वो आपको वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो और कहीं पे भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट के लिए आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक बार ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।